As petrol prices loom large near the three-figure mark in some states, the common man was left with no other choice than to smile with pain. Citizens of the country have taken to cracking jokes to dampen the blow on their wallets. भाई महंगाई तो बढ़नी ही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की वजह से हर चीज़ के दाम बढ़ते जो जा रहे हैं। लॉकडाउन ने मिडिल क्लास आदमी की कमर तो तोड़ के ही रखी थी, पर रहती कुती कसर जो है वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइसेस ने पूरी कर दी। अच्छे दिन कब आएंगे इस चीज़ का इंतज़ार करते करते दिन बद से भी बदतर होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पेट्रोल के प्राइस इंडिया में तय कैसे होते हैं, ये बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़े हैं, आम इंसान की ज़िंदगी पर ये बढ़ते हुए प्राइसेस का क्या असर पड़ेगा, इनको कम किस तरह से किया जा सकता है, और अगर कम किया जा सकता है तो इनको कम क्यों नहीं किया जा रहा। इन सब चीज़ों के जवाब आज की वीडियो में हम पता करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। चलिए पहले ये पता करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस फिक्स कैसे होते हैं हमारे देश में। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, ऐसा कहा जाता है। पर इसके प्राइसेस को डिटरमाइन करने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से देश में प्राइस कम या ज़्यादा होते हैं। फिलहाल तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, कम होते तो हमें नज़र आ नहीं रहे। तो पहले वो फैक्टर्स को जानते हैं। पहला फैक्टर है इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल का प्राइस। क्रूड ऑयल उस ऑयल को कहा जाता है जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कच्चा तेल, और हमारे देश में उसे इंपोर्ट करके रिफाइन करके मार्केट में बेचा जाता है। और अगर क्रूड ऑयल हमें पर बैरल महंगा पड़ता है तो उसकी कीमत यहाँ पे भी ज़्यादा होगी रिफाइन करने के बाद। एक बैरल करीब 159 लीटर्स का होता है। दूसरा डिटर्मिनेंट आता है इसका इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर और रुपये की कीमत जो फ्लक्चुएट करती है। अगर हमारा इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले सस्ता होता जा रहा है तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल खरीदना महंगा पड़ेगा, और अगर हम महंगा खरीदेंगे तो देश में भी वो महंगा बिकेगा। तीसरा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है वो है एक्सेस डिमांड। अगर हमारे देश में तेल की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है पर उसकी सप्लाई पीछे से उतनी ज़्यादा नहीं आ रही, उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए भी प्राइस बढ़ाए जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे भी कोविड-19 के टाइम तो किसी ने इतनी ज़्यादा ना कोई सैर सपाटा किया है, ना आए ना गए, तो उस टाइम तो इसका प्राइस कोई कम नहीं हुआ। ये कम क्यों नहीं हुआ, इसका कारण अगला फैक्टर है। अगला फैक्टर जो आता है इसका प्राइस डिटरमाइन करने का वो आता है गवर्नमेंट के टैक्स। वैसे हम मानते हैं कि ये प्रोसेस जो है डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जो मार्केट में कीमत तय होती है वो बाकी सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो कीमत है उसके हिसाब से तय होती है, पर गेम बदलती है यहीं पर। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डीजल और पेट्रोल के ऊपर अपना अलग अलग टैक्स लगाते हैं, और वो टैक्स लगने के बाद जो मार्केट में उसकी कीमत होती है वो भरनी पड़ती है कस्टमर को। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं फरवरी के महीने का। अब मानते हैं कि क्रूड ऑयल आ गया, रिफाइन हो गया। अब ओएमसी कंपनीज होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो डीलर को फ्यूल को रिफाइन करने के बाद बेचती हैं। वो डीलर को ये फ्यूल बेच रही हैं 29.71 रुपीज़ पर लीटर। अब ये पेट्रोल जब डीलर के पास गया, डीलर इसमें अपना जो है कमीशन ऐड करता है 3.69 रुपीज़ पर लीटर पे, मतलब 1 लीटर पे डीलर जो है 3 रुपये 69 पैसे कमाएगा। अब इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाएगी 32.98 रुपीज़। स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है 19.92, मतलब 1 लीटर के ऊपर 19 रुपये 92 पैसे टैक्स लगाती है। अब ये जो आपको मैंने फिगर्स बताई हैं, जब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल निकलेगा 86.30। तो जो 86.30 जो मार्केट में प्राइस बिकने के लिए आ रहा है, जिसको कस्टमर पे करके पेट्रोल को परचेज करेगा, इसमें 2/3 हिस्सा तो कीमत जो है वो टैक्स ही है। और यही वो चीज़ है जिसके ज़रिए सरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करती है। समझ रहे हो जो है टैक्स। अब आम आदमी तो यही कहेगा कि मेरे पास ना आलीशान गाड़ियाँ हैं, ना महंगी महंगी मोटरसाइकिल्स हैं, तो मुझ पे क्या असर पड़ेगा ये प्राइसेस के इंक्रीज़ होने का, अपने को क्या लेना देना। पर भाई साहब ये गलत है। प्राइस इंक्रीज होने का असर सबके ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर। कैसे? सबसे पहली चीज़, पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद महंगाई बढ़ जाएगी, तो सबसे पहला तो हम लोगों का बजट हिलेगा, हर चीज़ हमको महंगी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा तब होता है जब डीजल महंगा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे चलता है। दूसरी चीज़,
पेट्रोल डीजल महंगे होने के कारण ही आपका जो मंथली एक्सपेंस है, यहाँ से यहाँ वहाँ आने जाने का, ट्रैवलिंग का खर्चा, अगर कोई अपनी बाइक पे जाता है या अगर कोई अपनी गाड़ी में जाता है तो वो खर्चा भी बढ़ जाएगा, जो कि आपको शुरू में पता नहीं लगेगा पर मंथ के एंड में आपको पता लगेगा। तीसरा असर पड़ेगा कि अगर कोई लोन लेना चाहता है बैंक से तो वो भी उसको महंगा पड़ेगा, क्योंकि महंगाई की वजह से बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि बैंक्स ने भी ये महंगाई को टैकल करने के लिए कमाई ज़्यादा करनी है, और कमाई किसके थ्रू करेंगे वो, हम कस्टमर्स के थ्रू, तो लोन महंगे हो जाएंगे। अगला असर ये पड़ेगा इसका कि अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना चाहता है या कोई ऐसा इंसान जो इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है, ट्रेडिंग करता है, या कोई टूरिज़्म के लिए जाना चाहता है, तो अगर महंगाई हो जाएगी तो उसको ट्रैवलिंग का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, तो जिस वजह से उसको बाहर की यात्रा, विदेश यात्रा जो है महंगी पड़ेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका असर हम लोगों पर नहीं पड़ेगा तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब ये जो कीमतें इंक्रीज़ हुई पड़ी हैं इतनी सारी, ये कम कैसे हो सकती है? इसका सिंपल सा सल्यूशन है जीएसटी। एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंदर ले आए तो पेट्रोल हमको 75 रुपीज़ और डीजल 68 रुपीज़ पर लीटर तक सस्ता मिल सकता है। पर यह है कि इससे सरकार को सिर्फ 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जो कि हमारी देश की जीडीपी का सिर्फ 0.4% है। पर अगला सवाल यही उठता है कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे भी 2 कारण हैं। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको भी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम महाराष्ट्र का और दूसरा लेते हैं अंडमान निकोबार का। महाराष्ट्र स्टेट करीब 40% अपना स्टेट का टैक्स लगाती है फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, और अंडमान निकोबार में यही 6% लगता है। अगर सरकार पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ले आई तो क्या होगा कि महाराष्ट्र के लोगों की तो लॉटरी लग जाएगी, उनको पेट्रोल जो है बहुत सस्ता मिलेगा, करीब 75 रुपये का मिलेगा। पर दूसरी तरफ अंडमान निकोबार उन लोगों को महंगा पड़ने लग जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम तो यही आ रहा है कि एक जगह पे अगर फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी स्टेट में इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा कारण दिया है इसका डॉक्टर सौम्याकांत घोष ने अपनी द इको रैप रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर आना ही नहीं चाहती, क्योंकि सरकार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को फ्यूल टैक्स के रूप में मिलता है। तो अब आम आदमी क्या करे, वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले? भाई साहब, कहना तो बहुत आसान है कि आप जाकर एक इलेक्ट्रिक कार खरीद लीजिए या इस तरह की गाड़ी लीजिए जो इको फ्रेंडली फ्यूल पे चलती हो, पर एक आम आदमी जो अपने 1 महीने का खर्चा ही मुश्किल से पूरा कर पाता है, वो ये सब चीज़ें कैसे परचेज़ करेगा? क्योंकि हमारे देश की आधे से ज़्यादा जनता जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है। अमीर लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो शोरूम में जाके आराम से ख़रीद के लेकर आ सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लोन मिलता तो है बैंक से, पर भाई साहब गेम यहाँ पर भी तो चेंज होती है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोन भी तो महंगे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भैया एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और बीच में फंस गया आम आदमी मेरे भाई। अब ये प्रॉब्लम का सल्यूशन तो सरकार के हाथ में ही है। देखते हैं सरकार इसका क्या सल्यूशन निकालती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही खुला है। और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।